नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवीण कुमार उज्ज्वल क्लासेस में एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी भी काफी अच्छे से कर रहे होंगे। तो देखिए दोस्तों, आज हम लोग क्लास 12 में जो केमिस्ट्री है उसमें आज हम लोग पहला चैप्टर पढ़ेंगे सॉलिड स्टेट। ठोस अवस्था क्या होता है, आज हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। इस चैप्टर को आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। तो यदि आप मेरे चैनल पे नए व्यूअर्स हैं तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को जोड़िए इस चैनल से, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लाभ उठा सके बच्चे इस चैनल से। तो यहाँ देखिए, आज हम लोग इस चैप्टर को स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसमें चैप्टर में क्या है, ज्यादा टॉपिक्स है तो आपको इसमें ज्यादा वीडियो मिलेंगे और थोड़ा लंबा लंबा वीडियो जाएगा, तो उससे आप बिल्कुल ना घबराइएगा, देखिए पूरा और एक एक टॉपिक को अच्छे से समझिए, ठीक है। तो हम लोग डायरेक्ट टॉपिक पे जाने से पहले मैं चाहूंगा कि आप सभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। तो देखिए, हमारा जो टॉपिक है वो है जो यहाँ पे सॉलिड स्टेट है, और सॉलिड स्टेट में आज हम लोग पहले पढ़ेंगे क्या, मैटर के बारे में, ठीक है। तो मैटर के बारे में आपने क्लास 9th में भी पढ़ लिया होगा बहुत अच्छे से। तो आज हम फिर यहाँ पे रिवाइज कर दे रहे हैं, यानी फिर मैं आपको बता दे रहा हूं कि मैटर क्या होता है, और यहाँ पे आपको जो भी कठिनाइयां होंगी वो सॉल्व हो जाएंगी, ठीक है। यानी आपको जो भी दिक्कत होगा यहाँ पे वो खत्म हो जाएगा, जो भी दिक्कत होगा। तो आप पूरा देखिए, वीडियो को अंतिम तक बने रहिए, बस देखिए आपको पूरा टॉपिक समझ में अच्छे से आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पे पहला जो है वो है पदार्थ। पदार्थ जिसको इंग्लिश में बोलते हैं मैटर। तो मैटर क्या होता है यहाँ पे, यानी पदार्थ क्या होता है। तो पदार्थ सूक्ष्म यानी जो छोटे छोटे कण होते हैं उससे मिलकर के बना होता है, ठीक है। इससे बात आती है कि पदार्थ बना किसका होता है, तो पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना होता है, ठीक है। फिर बात आती है कि पदार्थ होता क्या है, ठीक है। पदार्थ होता क्या है, तो आप आसानी से इसको डिफाइन कर सकते हैं। देखिए, आपके घर में जितने भी सामान दिख रहे हैं, फैन हो गया या चेयर हो गया, बेड हो गया, लाइट हो गया, यानी जितनी भी सारी चीजें हैं, ठीक है, वो सारी चीजें क्या है, पदार्थ है, ठीक है। यानी आप उसको छू सकते हैं, उसका कुछ वजन होगा, जहां रखते होंगे वो स्थान गिरता होगा, यही ना मैटर है, यही है, ठीक है। कुछ और नहीं है, बस यही है जिन सारी चीजों को आप देख रहे हैं, ठीक है। आपके आसपास चारों तरफ क्या है, सिर्फ मैटर ही मैटर है, ठीक है। तो आइए देखते हैं हम इसके डिफिनीशन को। देखिए, डिफिनीशन क्या है कि वह यानी पदार्थ क्या है, तो देखिए, वह जो स्थान घेरता है जिसमें द्रव्यमान होता है और जिसे अनुभव किया जा सकता है, क्या कहलाता है, पदार्थ कहलाता है, ठीक है। तो आप पदार्थ को क्या कर सकते हैं, उसको आप देखते हैं कि अगर मान लीजिए कि मैं इस जो यहाँ पे मैंने मार्कर लिया है, अगर इस मार्कर को मैं कहीं रखता हूं तो क्या देखेंगे, यहाँ पे जैसे मार्कर है, इस मार्कर को मैं अपने हाथ पे देखिए ऐसे रखता हूं तो क्या कर रहा है, एक क्या कर रहा है, स्थान को घेर रहा है ना। तो जाहिर सी बात है कि ये इतना बड़ा है तो क्या करेगा, स्थान को घेरेगा, ठीक है। या छोटा भी हो तो भी क्या करेगा, स्थान को घेरेगा। यानी पदार्थ का ये पहला है कैरेक्टर कि वो क्या करेगा, वह स्थान को घेरेगा। फिर इसको हम छू सकते हैं, देखिए छू सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है, इसे फील कर सकते हैं, इसका हम वेट इसका वेट ज्ञात कर सकते हैं, ठीक ना। तो ये सब पदार्थ की क्या है, क्वालिटी है, इसकी वजह से ये क्या है, पदार्थ है, ठीक है। तो पदार्थ यानी आप क्या बोल सकते हैं, जितनी भी वस्तुएं सबको बोल सकते हैं पदार्थ, ठीक ना। पानी की भी बात करें तो उसको भी कहीं रखेंगे तो भी क्या करेगा, स्थान को घेरेगा। एक छोटा सा मिट्टी का एक छोटा सा ही क्या टुकड़ा किसी चीज का ले लीजिए, वो भी उसको भी कहीं रखेंगे तो भी क्या करेगा, स्थान को घेरेगा, ठीक है। तो ये सब क्या है, पदार्थ है, ठीक ना। तो यहाँ पे आपको पदार्थ समझ में आ गया होगा, ठीक है। फिर हम पढ़ेंगे पदार्थ की अवस्थाएं। पदार्थ की अवस्थाएं यानी स्टेट ऑफ मैटर। स्टेट ऑफ मैटर किसको कहते हैं, देखिए, जो स्टेट ऑफ मैटर होता है ये मेनली 3 प्रकार का होता है।
ठीक है। तो ये चीज आप 11th में भी पढ़े होंगे। तो देखिए, जो पदार्थ होता है इसकी तीन अवस्थाएं होती हैं। पहला सॉलिड होता है, दूसरा लिक्विड होता है और तीसरा गैस होता है, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं पदार्थ की अवस्थाएं ठोस, द्रव, गैस, ठीक है, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है सॉलिड, लिक्विड, गैस। अब बात आती है कि तीनों चीजें क्या है, इन्हें कैसे डिफाइन करेंगे। यहाँ पे ठोस क्या है, द्रव क्या है, गैस क्या है, इस चीज को हम लोग जानेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हमने इन तीनों को यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है, यानी फर्स्ट ठोस, सेकेंड द्रव और थर्ड गैस, ठीक है। अब देखिए इसकी अवस्थाओं के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, इसका डिफिनीशन निकालेंगे, बहुत ही आसानी से निकालेंगे। आप देखते रहिए, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा एक एक टॉपिक। तो यहाँ देखिए जो पदार्थ की तीन अवस्थाएं होती हैं, तो देखिए हमने क्या लिखा है यहाँ पे, अवस्था यानी ठोस, द्रव, गैस, ठीक है। इसके नीचे हमने लिखा आयतन, आकार और अंतराणविक बल, ठीक है। तो यहां पे अब हम स्टेट की बात करेंगे, तो तीन स्टेट है यहाँ पे। अब यहां से देखिए, यहां पे पहला है आयतन, आकार और अंतराणविक बल। यहां से क्या है, देखिए ठोस की क्या होती है, देखिए ठोस में होता क्या है कि ठोस में उसका आकार, जो आयतन होता है वो भी निश्चित होता है, आकार होता है वो भी निश्चित होता है, और जो उसमें अंतराणविक आकर्षण बल होता है वो क्या होता है, प्रबल होता है, ठीक है। यानी जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है वो प्रबल होता है, मजबूत होता है, ठीक ना। तो उसी को कहा जाता है ठोस। जैसे आपको मैं बताऊं कि देखिए ये क्या है, मार्कर है, और मार्कर में आखिर ये क्यों इतना सॉलिड दिख रहा है, क्योंकि जाहिर सी बात है, आप समझ सकते हैं कि बहुत ज्यादा मतलब किसी न किसी चीज से चिपकाया गया होगा। तो यहाँ पे रीजन क्या है, इसके अंदर क्या पाया जा रहा है, ये अंतराणविक आकर्षण बल, ठीक है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इसमें बहुत ज्यादा मात्रा में, इसके वजह से ये क्या है, आपस में जकड़ा हुआ है। अगर हम इसको ऐसे खींचेंगे ना, इसको किसी तरह भी तानेंगे ना, तो ये फैलने वाला नहीं है, ठीक है। क्यों, तो इसमें बस आपके क्यों का जवाब यही है कि उसमें क्या है, उसमें अंतराणविक आकर्षण बल की मात्रा ज्यादा है, इसीलिए इसको हम खींच करके इसको और ज्यादा, इसका जो यहाँ पे आकार है इसको हम बढ़ा नहीं सकते हैं, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पे द्रव, द्रव में क्या देख रहे हैं आप, द्रव में इसका आयतन निश्चित होता है लेकिन आकार अनिश्चित होता है, देखिए। अब यहाँ पे और इसमें जो अंतराणविक आकर्षण बल होता है वो मध्यम में होता है, मतलब ये प्रबल की अपेक्षा थोड़ा कम होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए होता क्या है द्रव में कि जो उसका आयतन होता है वो तो निश्चित होता है। जैसे मतलब हम बात करें कि अगर हम पानी ले रहे हैं, ठीक है, तो पानी को हम लेंगे तो मतलब उसको तो हम ले सकते हैं 1 लीटर, ठीक है। लेकिन हम बात करते हैं जब उसके आकार का, आकार का मतलब आकृति, उसका शेप, ठीक है, तो क्या है, निश्चित नहीं होता है, क्योंकि हम पानी को, दूध को, खून को, जो सारी चीजें हैं उनको अगर हम किसी बर्तन में रखते हैं तो उस बर्तन के अकॉर्डिंग क्या हो जाता है, अपना स्थान ले लेता है। ऐसा नहीं है कि जैसे आप एक बॉल लीजिए, अगर उस बॉल को आप कहीं रखते हैं तो अपने ही आकार में रहेगा, वो तो किसी कंटेनर के अकॉर्डिंग नहीं चेंज होगा। लेकिन यहाँ पे जो द्रव है, जो लिक्विड है, जिसको हम पानी बोल रहे हैं, दूध बोल रहे हैं, खून बोल रहे हैं, अगर उसको हम किसी भी कंटेनर में रखेंगे ना, तो क्या करेगा, वो कंटेनर का ही रूप धारण कर लेगा, यानी बर्तन का ही रूप धारण कर लेगा, ठीक है। आप जहां भी जिस बर्तन में रखिए उसी का वो आकार धारण कर लेता है, इसीलिए बोला जाता है कि उसका आकार अनिश्चित होता है, ठीक है। और क्यों, क्योंकि उसके अंदर जो अंतराणविक आकर्षण बल होता है वो क्या होता है, मध्यम होता है, यानी प्रबल की अपेक्षा कम होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, पानी अपनी सतह पे बहता रहता है, ठीक है। और यही रीजन है कि उसका आकार जो होता है वो निश्चित नहीं होता है, क्योंकि जब उस कंटेनर में, उस बर्तन में रखा जाता है तो उसके अंदर उतना ज्यादा तो अंतराणविक आकर्षण बल पाया नहीं जाता है कि वो जहां रखेंगे वहीं रह जाएगा। उसके अंदर अंतराणविक आकर्षण बल थोड़ा कम पाया जाता है, इसलिए वो फैलना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। जैसे आप फर्श पे पानी को गिरा दीजिए तो देखिए वो पानी क्या करेगा, वहां से फैलेगा,
ठीक है, वो क्या होगा, अनिश्चित आकार का हो जाएगा, वो कोई उसका, इसलिए कहा कि कोई उसका शेप नहीं होता है। ठीक है, तो यहां आप समझे होंगे आप, द्रव बिल्कुल। देखिए नेक्स्ट, गैस। गैस को हम समझते हैं यहाँ पे, गैस क्या है, देखिए गैस, यहाँ पे जो गैस का आयतन होता है वो भी अनिश्चित होता है, इसका आकार होता है वो भी अनिश्चित होता है, और इसमें जो अंतराणविक आकर्षण बल होता है दुर्बल होता है। दुर्बल को आप बोल सकते हैं ना के बराबर, यानी समझिए ना ही पाया जाता है। ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि गैस में क्या होता है, उसका आकार भी अनिश्चित होता है, उसका आयतन भी अनिश्चित होता है, और उसमें अंतराणविक आकर्षण भी जो बल होता है वो भी ना के बराबर होता है। ठीक है, तो इसलिए इन दोनों के, जब मेन तो यही है बाबू, मेन समझने वाली जो बात है ना यही है कि इसमें दुर्बल जो आकर्षण वाला ना दुर्बल है, यानी बिल्कुल कम है या ना के बराबर है, इसी वजह से इसका जो आकार होता है वो भी अनिश्चित होता है, और जो आयतन होता है वो भी अनिश्चित होता है। ठीक है, इसलिए देखिए जो गैस होता है ना, तो गैस को आप क्या करते हैं, गैस एक जगह कहीं से लीक होता है तो देखिए बहुत फास्ट स्प्रेड कर देता है, यानी फैल जाता है, हमारे वातावरण में क्या हो जाता है, वो फैल जाता है। मेन रीजन है कि उसमें अंतराणविक आकर्षण बल नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो ये तो आप इस चीज को समझ गए होंगे। चलिए अब हम इसके डिफिनीशन को देखते हैं, आप यहां से डिफिनीशन को अच्छे से लिख सकते हैं। ठीक है, फिर देखिए इसका डिफिनीशन क्या है यहाँ पे, ठोस अवस्था। अब हम इसको डिफिनीशन के थ्रू आपको बता रहे हैं, जिससे आपको लिखने में दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, देखिए सॉलिड स्टेट इंग्लिश में बोलते हैं, इसकी परिभाषा क्या है, पदार्थ की वह अवस्था जिसमें उसकी आकार एवं आयतन दोनों निश्चित होती है, ठोस अवस्था कहलाता है। यानी पदार्थ की वह अवस्था जिसमें उसकी आकार एवं आयतन दोनों क्या होते हैं, निश्चित होते हैं, साथ ही साथ इसमें क्या होता है, प्रबल जो अंतराणविक आकर्षण बल होता है, जो अंतराणविक आकर्षण बल होता है, यहाँ पे अंतराणविक आकर्षण बल होता है, ये प्रबल होता है। क्या होता है, प्रबल होता है। ठीक है ना, प्रबल होता है, इसीलिए क्या होता है, एक कणों को आपस में बांधे रखता है। ठीक है ना, तो आप इसका एग्जांपल देख सकते हैं, इसका उदाहरण देख सकते हैं, क्या है, पत्थर बोल सकते हैं, ईंट बोल सकते हैं, लकड़ी बोल सकते हैं इत्यादि, यानी बहुत सारी चीजों को आप बोल सकते हैं, बॉल को बोल सकते हैं, सब क्या है, सॉलिड है। ठीक है, देखिए यहां पे आप देख रहे हैं जो इसके कण है आपस में चिपके हुए हैं, तो किसकी वजह से, तो इंटरमॉलिक्यूल फोर्स, यानी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। ठीक है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स की वजह से क्या होते हैं, इसके कण आपस में चिपके रहते हैं। ठीक है, देखिए दूसरा यहाँ पे द्रव, जिसको आप इंग्लिश में लिक्विड बोल रहे थे, तो हमने आपको क्या बताया था कि द्रव में क्या होता है, उसका आयतन निश्चित होता है, आकार अनिश्चित होता है, और उसमें अंतराणविक आकर्षण बल मध्यम में होता है। देखिए पदार्थ की वह अवस्था जिसमें उसकी आकार, किस पे फोकस करेंगे आप, उसके आकार पे, आकार क्या होता है, अनिश्चित होता है, आयतन निश्चित होता है, तथा इसमें अंतराणविक आकर्षण बल मध्यम में होता है, द्रव कहलाता है। ठीक है, जैसे में आप देख सकते हैं दूध, पानी, खून, पेशाब इत्यादि। ठीक है, इनको किसी भी आप बर्तन में रखेंगे तो ये क्या करेंगे, बर्तन के अनुसार ये बदल जाएंगे, ना कि इनका खुद का आकार है, ऐसा नहीं है, ये खुद के आकार के नहीं है, इनको जिस भी बर्तन में आप डाल दीजिए ये बर्तन का आकार धारण कर लेते हैं। इसलिए कहा जाता है कि जो लिक्विड होता है उसमें उसका आकार निश्चित नहीं होता है। ठीक है, तो यहां भी देखिए, यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे जो इसका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है, इंटरमॉलिक्यूलर जो फोर्स है वो क्या है, फोर्स है वो मध्यम है। क्या है, मध्यम है। ठीक है,
यानी प्रबल की अपेक्षा क्या है, कम है। अब देखिए तीसरा यहाँ पे गैस। गैस किसको बोलते हैं यहाँ पे देखिए, यानी पदार्थ की वो अवस्था जिसमें उसकी आकार तथा आयतन दोनों अनिश्चित होते हैं, यानी दोनों का कोनो ठिकाना नहीं है, ठीक है। इसलिए तथा इसमें अंतराणिक आकर्षण बल दुर्बल होता है या ना के बराबर होता है, इसलिए इसको बोला जाता है गैस, ठीक है। इसके आप एग्जाम्पल भी देख सकते हैं, जैसे रुई, जैसे आप मदार वगैरह देखे हैं, मदार में जो रुई निकलता है वो निकलता है तो क्या होता है, देखते हैं हम लोग, पूरा हवा में उड़ता रहता है। क्यों? क्योंकि उसका वजन बहुत कम होता है, और उसका वजन कम होता है, साथ ही साथ क्या होता है, उसमें जो उसका अंतराणविक आकर्षण बल होता है ना के बराबर होता है, इसलिए वो हवा में उड़ता रहता है, ठीक है। जैसे आप थर्माकोल की बात कीजिए, थर्माकोल में जो छोटे छोटे जो गोले होते हैं उनको देखिए, वो हमेशा तैरते रहते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें अंतराणविक आकर्षण बल कम होता है, ठीक है। तो ये रहा यहाँ पे पदार्थ, और पदार्थ की जो अवस्थाएं होती हैं वो, ठीक है। यानी पदार्थ की अवस्थाएं 3 हुई, ठोस, द्रव, गैस। तो यहाँ पे मैंने आपको इन तीनों चीजों को बता दिया, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले। ठीक है, तो देखिए ये तो रहा बेसिक चीजें, ये तो रहा बेसिक चीजें। अब हम आपको पढ़ाएंगे मेन जो हमारा यहाँ पे टॉपिक है, वो है सॉलिड स्टेट, यानी ठोस अवस्था। तो जैसे, और ये जो द्रव, गैस है, ये तो आप पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। और ये पढ़ना है आपको आज सॉलिड स्टेट, इसको भी हम लोग पढ़ के खत्म कर देंगे, ठीक है। यानी आपको ये सारी चीजें 11th में पढ़ा दी गई है, ठीक ना, लेकिन बचा था एक ठोस अवस्था। अब ठोस अवस्था को आज हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो ठोस अवस्था यानी सिर्फ हम एक ही को पढ़ेंगे यहाँ पे, ठोस अवस्था। ठोस अवस्था में फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे ठोस के प्रकार, फिर उस प्रकारों में फिर उसके अंतर को पढ़ेंगे, ठीक है। तो आप देखते रहिए। देखिए, तो अभी हम लोग पढ़ रहे थे पदार्थ, और पदार्थ की यानी अवस्थाएं पढ़ रहे थे, तो उसमें हमने पढ़ा सॉलिड स्टेट, ठीक है। और सॉलिड स्टेट हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे ठोस के प्रकार, ठीक है। यानी ठोस के प्रकार हम लोग पढ़ेंगे। तो यहां देखिए टाइप्स ऑफ सॉलिड, यानी ठोस 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? तो 2 प्रकार का होता है, क्रिस्टलीय ठोस और दूसरा होता है अक्रिस्टलीय ठोस, ठीक है। तो देखिए एक क्वेश्चन में ज्यादा पूछे जाते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है दोनों। क्रिस्टलीय ठोस किसे कहते हैं, अक्रिस्टलीय ठोस किसे कहते हैं, या पूछा जाता है कि अक्रिस्टलीय, ये जो एमसीक्यू क्वेश्चन आते हैं उसमें पूछा जाता है कि अक्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण कौन है, क्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण कौन है। तो बहुत ही ध्यान से आप पढ़िएगा इस दोनों टॉपिक को, जिससे कि अगर इससे कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप मिस ना करें, ठीक है। जिससे कि आपसे क्वेश्चन, इस प्रकार के कोई भी क्वेश्चन मिस ना हो पेपर में, ठीक है। तो आप ध्यान दीजिए यहाँ पे, आइए देखते हैं यहाँ पे पहला क्या है, क्रिस्टलीय ठोस, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है क्रिस्टैलिन सॉलिड। क्या बोला जाता है हमारे साथ, तो आप रिपीट कर सकते हैं, क्रिस्टैलिन सॉलिड। इंग्लिश में क्या बोलता है, क्रिस्टैलिन सॉलिड। देखिए, तो क्रिस्टलीय ठोस यहाँ पे इसका डेफिनेशन देखिए, यानी वे ठोस जिसमें उनके अवयवी कण निश्चित क्रम में व्यवस्थित होते हैं तथा जिसकी एक निश्चित ज्यामिति होती है एवं उनका गलनांक एवं कथनांक निश्चित होता है, क्रिस्टलीय ठोस कहलाता है, ठीक है। यानी यहाँ पे सारी चीजें आपके पक्ष में जा रही हैं, यानी कि आपको याद करने में दिक्कत नहीं होने वाली है। क्यों? क्योंकि इसमें कह रहा है कि जो इसके अवयवी कण होते हैं वो क्या होता है, निश्चित क्रम में व्यवस्थित होते हैं, फिर तथा जिसकी एक निश्चित ज्यामिति होती है, जिसकी एक निश्चित संरचना होती है। जैसे हम बात करें निश्चित संरचना की, तो देखिए जो नमक है, जो चीनी है, इनका एक खुद का एक निश्चित आकार होता है। इसको दूसरा कोई नहीं प्रोवाइड करता है, खुद ही अपना निश्चित आकार बना लेता है। देखिए एकदम बारीक बारीक जो चीनी होता है उसका भी कुछ आकार होता है, फिर जो उससे बड़ा होता है, फिर उससे बड़ा, यानी जो सबसे बड़ा होता है वो क्या होता है, मिश्री का रूप ले लेता है। तो क्या होता है, नमक खुद का ये अपना जो संरचना है वो बना लेता है, ठीक ना। तो इसलिए इसकी जो संरचना होती है वो निश्चित होती है,
जैसे हम बात करें नमक का, तो नमक भी क्या होता है, इसका भी अपना खुद का एक अस्तित्व है, ये खुद का अपना संरचना बना रखा है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे हम उनका गलनांक एवं क्वथनांक निश्चित होता है, ठीक है। जैसे गलनांक और क्वथनांक की बात करें तो ये भी इनका क्या होता है, निश्चित होता है। ये मतलब प्रॉपर है, कंफर्म है कि हाँ इतने ही टेम्परेचर पे क्या करना है, हमें गलना है और फिर इतने ही टेम्परेचर पे हमें क्या करना है, सॉलिड स्टेट में हो जाना है, ठीक है। तो ये रहा सॉलिड स्टेट। अब देखिए यहां पे ये तो रहा डेफिनेशन। अब देखिए यहां पे बात आती है एक अवयवी कण क्या होता है, जो यहां देख रहे हैं क्या, ये अवयवी कण क्वेश्चन आपके मन में उठ रहा होगा कि जो अवयवी कण है क्या है। तो देखिए जो अवयवी कण होते हैं क्या होते हैं, जो अवयवी कण होते हैं वो होता है, जो अवयवी कण, अगर इनकी बात करें अवयवी कण की, तो क्या होता है, ये आयन भी हो सकता है, परमाणु भी हो सकता है और अणु भी हो सकता है, ठीक है। इसको आप क्या बोल सकते हैं, इसमें आयन, एटम और मॉलिक्यूल बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये अवयवी कण क्या होते हैं, अवयवी कण आप बोल सकते हैं ये होता है आयन, परमाणु, अणु, इनको आप बोलते हैं क्या, आयन, ठीक है। तो क्या होता है एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित रहते हैं। तो एक बार फिर आप देखिए इसको कि वे ठोस जिसमें उनके अवयवी कण निश्चित क्रम में व्यवस्थित होते हैं तथा जिसकी एक निश्चित ज्यामिति होती है, एक निश्चित आकार होता है, निश्चित शेप होता है एवं उनका गलनांक एवं क्वथनांक निश्चित होता है, क्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं, ठीक है। देखिए अगर बात आती है यहाँ पे गलनांक और क्वथनांक की, तो आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे। इस वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा क्वथनांक और गलनांक का एक मैंने अलग वीडियो बना रखा है, उसमें आप जाकर के उसको देख लेंगे आप, ठीक है। तो यहां देखिए जैसे में हम बात करते हैं नमक, किसकी, नमक, चीनी, नौसादर, नीला थोथा इत्यादि, इनका क्या होता है, ये ऐसे पदार्थ होते हैं जिनका क्या होता है अपना खुद का आकार होता है, निश्चित आकार होता है, ठीक है। तो यहां देखिए जो ठोस होता है, यानी जो ठोस होता है उसका आकार क्या होता है, यहाँ पे देखिए इसमें जितने भी कण होते हैं निश्चित क्रम में व्यवस्थित रहते हैं, इसमें जितने भी कण रहते हैं क्या रहते हैं, एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित रहते हैं। इनके जो कण होते हैं एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित रहते हैं। देखिए इनकी यही तो खूबी है कि क्या होता है, इनका खुद में अपना संरचना बना रखे हैं, यानी इनका निश्चित एक क्रम होता है और उसी में क्या रहते हैं, व्यवस्थित रहते हैं, ठीक है। तो देखिए इनका खुद का क्या है, निश्चित शेप है, ठीक है। तो ये रहा क्रिस्टलीय ठोस या क्रिस्टलीन सॉलिड, ठीक ना। तो अब बात आती है कि इसमें क्वेश्चन कैसे आते हैं, क्रिस्टलीय ठोस के उदाहरण कौन कौन होते हैं। तो आप ध्यान देंगे, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप निश्चित ही आप जवाब देंगे, चीनी है, नमक है, नौसादर है, नीला थोथा है, ठीक है, इत्यादि, यानी इन सारी चीजों को आप बता सकते हैं, ठीक है। फिर दूसरा आप देखिए, अब यहाँ पे और भी एमसीक्यू से बन सकते हैं कि अक्रिस्टलीय में उसकी संरचना कैसी होती है। तो भाई कैसी होती है, तो डिफिनिट होती है यानी निश्चित होती है, ठीक है। देखिए दूसरा होता है अक्रिस्टलीय ठोस। अक्रिस्टलीय ठोस किसको कहते हैं, यहाँ पे जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एमॉर्फस सॉलिड। एमॉर्फस सॉलिड इंग्लिश में बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एमॉर्फस सॉलिड, ठीक है, अक्रिस्टलीय ठोस। तो आप जस्ट इसका अपोजिट बता देंगे, जो क्रिस्टलीय ठोस अभी मैंने आपको बताया ना, आप उसका अपोजिट बता देंगे तो हो जाएगा अक्रिस्टलीय ठोस, एमॉर्फस सॉलिड, ठीक है। तो आप क्या बताएंगे अक्रिस्टलीय सॉलिड में, आप बस उसका क्या कर देंगे, अपोजिट। हमने वहां पे बताया आपको कि उसके अवयवी कण क्या होते हैं, एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित रहते हैं। आप यहाँ पे क्या बताएंगे कि उसका अवयवी कण जो होता है वो निश्चित क्रम में व्यवस्थित नहीं होता है, ठीक है। फिर यहाँ पे जो इसकी जो क्रिस्टलीय सॉलिड में जो उसका आकार बन रहा था निश्चित था, और अक्रिस्टलीय ठोस में आप क्या बता देंगे कि अनिश्चित होता है, इसका आकार अनिश्चित होता है। जैसे बात कीजिए आप मोम की,
ठीक है। मोम को आप क्या करेंगे, पिघलाएंगे, जिस कंटेनर में जिस बर्तन में रखेंगे उसी का आकार धारण कर लेगा, इसका खुद का आकार नहीं होता है, ठीक है। जैसे मोमबत्ती वगैरह बनता है तो उसको भी आप देखते हैं, पिघला करके उसको सांचा में डाल दिया जाएगा, वो मोमबत्ती का रूप धारण कर लेगा, ठीक है। तो उसका कोई आकार निश्चित नहीं होता है, ठीक है। आइए इसके हम डेफिनेशन को देखते हैं यहाँ पे। अक्रिस्टलीय ठोस एमॉर्फस सॉलिड यानी वे ठोस जिसमें उनके अवयवी कण निश्चित क्रम में व्यवस्थित नहीं होते हैं। क्या होते हैं? निश्चित क्रम में व्यवस्थित नहीं होते हैं, तथा जिसकी एक ज्यामिति अनिश्चित होती है। क्या होता है? जैसे आपने यहां पे देखा कि निश्चित थी और यहां पे जो इसकी ज्यामिति वो क्या है? अनिश्चित है, एवं उनका गलनांक एवं कथनांक निश्चित नहीं होता है, अक्रिस्टलीय ठोस कहलाता है, ठीक है। यानी सेम ऊपर जो हमने आपको बताया क्रिस्टलीय ठोस का पूरा अपोजिट कर दीजिए भाई, कोई दिक्कत नहीं है, आप अक्रिस्टलीय ठोस को लिख लेंगे खुद। बस आप एक को याद कीजिए, दूसरा आपको याद हो जाएगा, ये कोई दिक्कत नहीं है। बस आप पहले को समझिए, पहला क्लियर आपका तो समझिए, दूसरा क्लियर। क्यों? क्योंकि आप क्रिस्टलीय ठोस को याद कर रखे हैं और उसमें कुछ करना नहीं है भाई, बस आपको करना है क्या? उसका अपोजिट कर देना है, आपको प्राप्त हो जाएगा एमॉर्फस सॉलिड, अक्रिस्टलीय ठोस, ठीक है। तो देखिए इसका जो उदाहरण है, जो एग्जांपल है वो क्या है? स्टार्च हो गया, प्लास्टिक हो गया, कांच हो गया, रबर हो गया, सिलिका हो गया, मोम हो गया इत्यादि। ये सारी चीजें किसके उदाहरण है? एमॉर्फस सॉलिड के, अक्रिस्टलीय ठोस के, ठीक है। तो यहां पे मैंने आपको बताया क्या? ठोस के प्रकार। ठोस के प्रकार में मैंने पहले बताया क्रिस्टलीय ठोस यानी क्रिस्टलीन सॉलिड। इसमें क्या था? इसमें इसके अवयवी कण निश्चित क्रम में व्यवस्थित थे और इसका एक जो ज्यामिति था वो निश्चित था। इसमें जो गलनांक और कथनांक है उनको भी क्या है? निश्चित है। तो उसको आप बोल रहे थे क्रिस्टलीय सॉलिड, ठीक है। और वहीं पे हम बात कर रहे हैं एमॉर्फस सॉलिड की, तो इसमें क्या थे? इसके अवयवी कण क्या है? निश्चित क्रम में व्यवस्थित नहीं है, इसकी ज्यामिति अनिश्चित है, इसकी जो संरचना है, जो इसकी बनावट है, क्या है? बिल्कुल बिगड़ी हुई है, मतलब नियमित आकार में नहीं है। और उसका जो गलनांक और कथनांक है वो भी क्या है? अनिश्चित है, यानी निश्चित नहीं है। इसको आप बोल रहे थे अक्रिस्टलीय ठोस, ठीक है। तो आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो आज की वीडियो बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं बताऊंगा क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस में क्या अंतर है। देखिए, जो आज मैंने आपको बताया क्रिस्टलीय ठोस के प्रकार, मैंने आपको बताया क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय आपके बोर्ड पेपर में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। सो आप इसको ज्यादा अच्छे से ध्यान देंगे, ज्यादा अच्छे से पढ़ेंगे। फिर मैं जो नेक्स्ट जो वीडियो मैं आपको लेकर के आऊंगा, मैं उसमें आपको पढ़ाऊंगा क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस में अंतर को। तो आप बिल्कुल मिस मत कीजिएगा, उससे आपको क्वेश्चन वो आपको बोर्ड एग्जाम में जरूर आएगा और आप उससे नंबर आसानी से ऑब्टेन कर लेंगे, ठीक है। तो मैं ऐसा करता हूं कि आज का जो टॉपिक रहा बहुत अच्छे से आपको समझ में आया होगा। यदि आपको कहीं भी दिक्कत होता है तो आप बार बार वीडियो को रुक रुक करके देखिए, आपके हर एक डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो यदि आप मेरे चैनल पे नए व्यूअर्स हैं तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना तो बिल्कुल ना भूलिए, जिससे कि मेरा जो भी नेक्स्ट वीडियो है उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद।